गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी आज की 10 सबसे बड़ी खबरें इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जेपी नड्डा ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आज बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। कई नामों पर गौर करने के बाद हमने यह फैसला किया है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर रच दिया इतिहास, लक्ष्य विशाल, उपलब्धि बेमिसाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है। शनिवार 16 जुलाई को भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों पूरे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है। कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ डोज पूरे होने में सबसे बड़ा रोल सरकार का ही रहा। सरकार द्वारा बनाए गए सही प्लानिंग के दम पर ही देश इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में सफल हो सका। दोस्तों भारत में अभी भी वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। देश में अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है, जबकि 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करना जारी कर दिया था। वैक्सीन बनाने के साथ साथ लोगों में वैक्सीन की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार दे रही है 75,000 रुपए। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी सूची में शामिल किसी भी निजी कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया जा सकता है। इसके लिए सरकार 75,000 रुपए तक की सहायता देगी। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामले के विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 प्रारंभ हो चुकी है। इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी और EWS वर्ग के छात्र छात्राएं पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर और RS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षाओं के लिए भी 50,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, 20 जुलाई को होगी रिमांड पर सुनवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत मोहम्मदी की सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जुबैर को पुलिस रिमांड पर लिए जाने के लिए 20 जुलाई को सुनवाई होगी। हरजीत सिंह ने आगे बताया कि जुबैर की जमानत अर्जी अंग्रेजी में दाखिल की गई थी, जिसकी वजह से इसकी सुनवाई टल गई थी। लखीमपुर खीरी अदालत ने जुबैर को सितंबर 2021 में दर्ज करवाए गए एक केस के मामले में समन भेजा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी जुबैर की जमानत के लिए सुनवाई की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। दिल्ली की अदालत ने एक आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में दर्ज मुकदमे में जुबैर की जमानत अर्जी की सुनवाई की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सीएम केजरीवाल का पलटवार, बताया कौन बांट रहा है फ्री की रेवड़ी। दोस्तों आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले सरकारों द्वारा फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। अब सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों का अच्छा और मुफ्त इलाज करवाना, इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों का अच्छा और मुफ्त इलाज करवाना, इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव से पहले सरकारों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पटियाला जेल में सिद्धू क्लर्क और दिलेर मेहंदी बने मुंशी, दोनों एक ही बैरक में। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मशहूर गायक दिलेर मेहंदी इस समय पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोनों को एक ही बैरक में रखा गया है। इसके साथ ही दोनों को जेल प्रशासन ने काम भी सौंपा है। जेल में सिद्धू को क्लर्क का काम दिया गया है, जबकि दिलेर मेहंदी को मुंशी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों के केसों में अलग अलग कोर्ट ने सजा सुनाई है। सिद्धू को 1 साल और दिलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू 34 साल पुराने रोड रेज मामले में दोषी पाए गए हैं। पिछले दिनों उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा। बाद में सिद्धू को पटियाला की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहीं दोस्तों, पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी को 18 साल पुराने मानव तस्करी के केस में पटियाला की कोर्ट ने दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। पुलिस ने दिलेर को भी पटियाला की सेंट्रल जेल में रखा है। यहाँ दिलेर और सिद्धू को एक ही बैरक में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस ने गोवा के अपने 5 विधायकों को भेजा चेन्नई। जी हां दोस्तों, विपक्षी दल कांग्रेस ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले गोवा के अपने 11 विधायकों में से 5 को चेन्नई भेज दिया है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि शुक्रवार शाम को विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होते ही 5 विधायकों संकल्प अमोनकर, यूरी एलेमा, अल्टोन डिकोस्टा, रुलाल्ड फर्नांडिस और कार्लोस एल्वारेस फरेरा को चेन्नई रवाना कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद इन विधायकों ने सीधे चेन्नई की उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि ये विधायक सीधे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए सोमवार को गोवा लौटेंगे। 11 जुलाई को शुरू हुआ गोवा विधानसभा का मानसून सत्र अगले शुक्रवार तक चलेगा। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 6 अन्य विधायकों पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलियास लोबो, केदार नायक, एलेस को सिकेरा और राजेश फलदेसाई को चेन्नई नहीं भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लुलु मॉल में अब हनुमान चालीसा, 2 युवकों ने अंदर बैठकर पढ़ी, करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज, 20 हिरासत में। जी हां दोस्तों, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस और मॉल प्रशासन की तमाम रोक के बाद भी शनिवार को 2 युवकों ने अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी। यह युवक करणी सेना के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इसका वीडियो सामने आया। हालांकि पुलिस ने इनकी कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। इससे पहले दोस्तों, दोपहर में हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हिंदू संगठनों के सदस्यों को पुलिस ने खदेड़ दिया था। यहां नमाज पढ़े जाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद करणी सेना और राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के सदस्य हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे थे। इनके हाथ में भगवा झंडे थे और जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगा रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने कहा कई देशों से मदद मांगी लेकिन संकट के समय सिर्फ भारत ने साथ दिया। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है और सरकार के पास तेल और दवाइयां जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए भुगतान करने के पैसे नहीं है। देश में खाद्य सामग्री, ईंधन, रसोई गैस की भी भारी किल्लत है। लगभग सभी शहरों में ईंधन लेने के लिए स्टेशनों में हजारों लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। इसी बीच शनिवार को देश के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने भारत को लेकर एक बयान दिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस आर्थिक संकट के दौर में उनके देश ने कई देशों से मदद की बात की। अलग अलग देशों से ईंधन के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन संकट के इस दौर में अभी तक एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसने हमारी मदद की है। उन्होंने कहा कि जो हमारी मदद के लिए आता है तो हम उनकी सराहना करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को तमाचा, आईसीसी ने आईपीएल के लिए 2.5 महीनों की विंडो दी। इस दौरान कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अगले फ्यूचर टूर प्रोग्राम साइकिल में आईपीएल को खास जगह दी है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 से आईपीएल के लिए 2.5 महीने की विंडो तैयार की गई है। इस दौरान कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला जाएगा। सभी खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल पर फोकस कर सकेंगे। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, उसने आईपीएल को मिलने वाले विंडो के खिलाफ आईसीसी में शिकायत करने का फैसला लिया था। हालांकि आईसीसी ने पीसीबी को झटका दिया है। इस फैसले से आईपीएल फैंस का मजा और बढ़ने वाला है। यानी दोस्तों, अब सभी अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स बिना किसी कमिटमेंट के लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कुछ महीनों पहले ही इसकी पहल की थी और बताया था कि उन्होंने विभिन्न बोर्डों के साथ साथ आईसीसी के साथ भी इस बारे में चर्चा की है। उनकी यह बात अब सच होने जा रही है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन पीएम किसी को भी सपोर्ट करो लेकिन ऋषि सुनक का नहीं, ऐसा क्यों बोले मोरिस जॉनसन। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसे में मोरिस जॉनसन की इस बात की जानकारी सामने आई है कि द टाइम्स अखबार की खबर में कहा गया है कि उन्होंने पार्टी का नेतृत्व हासिल करने की दौड़ में पिछड़ गए नेताओं से अनुरोध किया है कि वे पूर्व वित्त मंत्री एवं चांसलर सुनक का समर्थन नहीं करें। उन्होंने दोस्तों ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जॉनसन के अपनी ही पार्टी में समर्थन खोने के लिए वही जिम्मेदार है। एक सूत्र ने बताया कि जॉनसन विदेश मंत्री लिज ट्रस का समर्थन कराने को इच्छुक नजर आ रहे हैं, जिसका अनुमोदन उनके कैबिनेट सहयोगियों जेकब रिस-मोगा और नेडिन डोरिस ने किया था। जॉनसन ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेनी मोरडाउन के लिए भी कथित तौर पर विकल्प खुले रखे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलने को एकनाथ शिंदे कैबिनेट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शनिवार को औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव रखे जाने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में इस समय मंत्रिमंडल में केवल 2 सदस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि इसका विस्तार अभी नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के ठीक पहले 29 जून को उनकी अगुवाई वाली पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार ने इन शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था। बहरहाल 30 जून को शपथ ग्रहण करने वाले शिंदे और फडणवीस ने कहा था कि ठाकरे नीत सरकार का इन शहरों के नाम बदलने का फैसला अवैध है, क्योंकि उन्होंने यह निर्णय राज्यपाल द्वारा विधानसभा में उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहने के बाद लिया है। ठाकरे की अध्यक्षता में पिछले महीने हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का फैसला किया था, लेकिन शिंदे नीत सरकार ने शनिवार को इसके आगे छत्रपति जोड़ दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ठाकरे की अध्यक्षता में हुई 29 जून की मंत्रिमंडल की बैठक के कार्य विवरण को नई सरकार ने शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आती है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई हो तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। विराट कोहली ने आखिरकार दिया बाबर के ट्वीट का जवाब, पाक कप्तान देखकर नहीं कर पाएंगे यकीन। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। दोस्तों बात यहां तक पहुंच गई कि एक समय टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाने वाले विराट कोहली को अब टीम से बाहर निकालने की बात चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान के कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने विराट को सपोर्ट करते हुए हाल ही में एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद आखिरकार अब विराट ने भी बाबर का रिप्लाई कर दिया। बाबर आजम ने हाल ही में विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट किया था। बाबर ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप की विराट कोहली के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। उन्होंने बस इतना लिखा कि यह वक्त भी बीत जाएगा, मजबूत रहो। बाबर आजम की गिनती दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है और विराट को लेकर उनके इस ट्वीट से दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही थी, लेकिन बाबर के इस ट्वीट पर सभी को विराट के रिप्लाई का इंतजार था। अब दोस्तों बाबर आजम के इस ट्वीट के जवाब में विराट कोहली ने भी जवाब दिया है। विराट ने कुछ ही घंटों पहले बाबर के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि बहुत शुक्रिया, बढ़ते रहो और चमकते रहो, शुभकामनाएं। दोस्तों बाबर के इस ट्वीट का कोहली जवाब देंगे ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव, इस नेता का दावा, राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गया तो देश में तानाशाही नहीं होने दूंगा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे विपक्ष के नेता सजिश प्रेमदासा ने देश के अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट के कारण संघर्ष कर रहे लोगों की बात सुनने और प्रदर्शनकारियों के दबाव में देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को जवाबदेह ठहराने का शुक्रवार को संकल्प लिया। प्रेमदासा ने कोलंबो में अपने कार्यालय से द एसोसिएटेड प्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर वो संसद में चुनाव जीत जाते हैं तो ये सुनिश्चित करेंगे कि श्रीलंका में निर्वाचित तानाशाही फिर कभी न हो। सजित प्रेमदासा ने कहा कि हमें यही करना चाहिए, श्रीलंका को लूटने वालों को पकड़ना हमारा काम है। यह काम उचित, संवैधानिक, कानूनी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए किया जाना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बुधवार को सेना के एक विमान से देश के बाहर चले गए थे। उन्होंने शुक्रवार को अपने इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा की थी। इस समय प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति
पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, शिक्षा मंत्री ने दी जरूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट का बड़ा अपडेट सामने आया है। सीबीएसई फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जरूरी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, शनिवार 16 जुलाई 2022 को मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई रिजल्ट जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है, नतीजे ठीक समय पर जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षाएं 15 जून को खत्म हो चुकी है। इस साल लगभग 35 लाख से ज्यादा छात्रों ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं दी, जिनमें 10वीं क्लास के लगभग 21 लाख से ज्यादा और 12वीं क्लास के 14 लाख से ज्यादा छात्र शामिल है। इन सभी छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 जुलाई को 10वीं के रिजल्ट और उसके एक सप्ताह बाद 12वीं के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर उधमपुर में आईटीबीपी जवान की फायरिंग में 3 साथी घायल, बाद में खुद को गोली मारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला स्थित एक शिविर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के एक जवान ने शनिवार को अपने 3 सहयोगियों को गोली मारकर घायल कर दिया और बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। यह घटना जिले के देवका घाट सामुदायिक केंद्र पर दोपहर 3:30 बजे हुई। आईटीबीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने अपने साथियों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल घायल हो गए। उन्होंने बताया कि तीनों को घायल अवस्था में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अधिकारियों के अनुसार कांस्टेबल सिंह ने अपनी इन 7 सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अधिकारी ने बताया कि आईटीबीपी की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ सस्ता, चांदी के दामों में भारी गिरावट, जानिए पूरे हफ्ते का हाल। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमतों में गिरावट आई है, वहीं चांदी भी सस्ती हुई है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 474 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में 1978 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। दोस्तों, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई की शुरुआत में 24 कैरेट सोने का रेट 50,877 था, जो शुक्रवार तक घटकर 50,403 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों 99% शुद्धता वाली चांदी की कीमत 56,745 से घटकर 54,767 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना का खौफ भूल तो नहीं गए, WHO ने फिर दी चेतावनी, अगली लहर के लिए रहें तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक रूप से उभरने, प्रतिरक्षा को भेदने और अस्पताल में भर्ती होने की बढ़ती दर को लेकर चिंताओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने आगाह किया है कि कोविड-19 की नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे साक्ष्य लगातार मिल रहे हैं कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5T का ले चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं। स्वामीनाथन ने गुरुवार को ट्वीट किया, हमें कोविड-19 की नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। वायरस का प्रत्येक स्वरूप और संक्रामक तथा प्रतिरक्षा को भेदने वाला होगा। ज्यादा लोगों के संक्रमित होने से बीमारी और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ेगी। सभी देशों के पास आंकड़ों के आधार पर उभरते हालात से निपटने की योजना होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 32 करोड़ में नीलाम होने जा रही है ऐतिहासिक घड़ी, तानाशाह हिटलर से रहा है खास कनेक्शन। जी हां दोस्तों, एक कलाई घड़ी जिसके बारे में अफवाह है कि वह एडोल्फ हिटलर की थी, उसे अलेक्जेंडर हिस्टोरिकल ऑक्शन द्वारा बेचा जा रहा है। यह कंपनी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं में विशेषज्ञता रखती है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस घड़ी के बिक्री पूर्व 2 से 4 मिलियन डॉलर तक में नीलाम होने का अनुमान है। वॉच प्रो के अनुसार एडोल्फ हिटलर को एड्रियास ह्यूबर नाम की यह घड़ी, सोने की घड़ी 20 अप्रैल 1933 को उनके 44वें जन्मदिन पर मिली थी। द डेली मेल के अनुसार इस घड़ी में 3 तिथियां हैं। हिटलर का जन्मदिन, जिस दिन उन्हें जर्मनी का चांसलर नामित किया गया था, और जिस दिन नाजी पार्टी ने 1933 का चुनाव जीता था। तीनों तारीखें उसमें दर्ज है। हिटलर की नाजी पार्टी, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था, ने उन्हें 1933 में जर्मनी के चांसलर के रूप में चुने जाने पर घड़ी सौंपी थी। दोस्तों, 4 मई 1945 को जब हिटलर की बटालियन बेवेरिया के ऊंचे इलाकों में खेरखत्स गार्डन में पीछे हटने लगी, तब एक फ्रांसीसी सैनिक ने इसे पाया और घड़ी को युद्ध की लूट के रूप में लिया। नीलामीकर्ता के अनुसार घड़ी बनाने वालों और सैन्य इतिहासकारों ने घड़ी की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया और इस आम सहमति पर पहुंचे कि एडोल्फ हिटलर वास्तव में इसके मालिक थे और यह वैध है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद भी चुप नहीं बैठेंगे सत्यपाल मलिक, बोले राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद खुलकर बोलूंगा, बस 75 दिन इंतजार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने बयानों से भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक 75 दिन बाद यानी कि 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकेगी। कई लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट बाद मलिक साइड लाइन हो जाएंगे, लेकिन भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में मलिक ने साफ किया है कि वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। रिटायरमेंट के बाद वे आंदोलनों से जुड़ेंगे, जनता के मुद्दों को अपने अंदाज में सियासी तरीके से उठाएंगे। बीजेपी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल में सत्यपाल मलिक ऐसे पहले राज्यपाल रहे हैं जिनका 4 राज्यों में तबादला किया गया। अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बने रहे, मौका मिला तो बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना से भी नहीं चूके। दोस्तों यहां पर हम सत्यपाल मलिक के कुछ प्रमुख बयान बताते हैं। 7 जनवरी 2019 को सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पटना में एक दिन में जितनी हत्याएं हो जाती है उतनी हत्याएं कश्मीर में एक सप्ताह में हो जाती हैं। तारीख 17 मार्च 2021 को सत्यपाल मलिक ने कहा कि कुतियां भी मर जाती है तो उसके लिए हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए लेकिन कोई भी नहीं बोला। यह बयान उन्होंने किसान आंदोलन के तहत दिया था। अब दोस्तों सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैंने तय कर लिया था कि गवर्नर की कुर्सी भले ही छोड़ दूंगा लेकिन किसानों की बात जरूर करूंगा। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट इतिहास में कितनी सेंचुरी लगाई है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में कितने शतक लगाए हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उन शतकों की संख्या। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।